So Jayant everyone, I welcome you all to the YouTube channel Edify English Hub. I hope you all are doing well, and let's start our today's discussion. But before that, I would like to share a few things regarding me, because many of you don't know about me much. So my name is Sunil, and I'm preparing for defense services. Defense services, I'm preparing for CDS. CDS is combined defense services. If you want to become an army officer, an officer in Indian Army, Navy, or Air Force, you have to clear the CDS written exam. Yes, there are multiple other ways, so that with the help of that you can you can appear in this SBA at the same time. But if you are going through the written entry, you have to clear the CDS exam. ठीक है, so CDS is a exam जिसके थ्रू आप क्लियर करके आप SSB के लिए अपेयर होते हो. ठीक है, एंड लकली आई वाज एबल टू क्लियर 3 times CDS रिटन एग्जाम. 2 बार से आई एम बीइंग कॉन्फिडेंस आउट, 2 बार से मैं कॉन्फिडेंस आउट हो रहा हूँ. थर्ड टाइम भी मुझे जाना है. लेट्स सी दैट, आई होप कि इस बार आई विल डू गुड. बट दिस इज समथिंग दैट इज अबाउट मी. एंड आज की जो क्लास है उसमें हम ये जानेंगे. देखिए, आपको पता ही होगा दैट CDS इज एग्जाम जहाँ पे आपको इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. एंड इट इज़ नॉट अबाउट CDS ओनली. CPO, बैंक, CGL, देयर आर मल्टीपल एग्जाम्स जहाँ पे आपको इंग्लिश के वोकैबुलरी बेस्ड और रीडिंग बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. तो उसको अगर आप अचीव करना चाहते हो, उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग दैट यू हैव टू रीड एवरी डे. कुछ ना कुछ आपको हर एक दिन पढ़ते रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू रियली वांट टू क्लियर दोज एग्जाम जहाँ पे आपको इंग्लिश पूछा जाता है. तो वहाँ पे अगर आप न्यूज़पेपर जैसे किसी सोर्स को फॉलो करना शुरू कर देते हो, बिकॉज आई डिड द सेम. एंड यकीन मानिए कि जब मैंने ये न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, न्यूज़पेपर में भी उस पर्सपेक्टिव से पढ़िए आप, ताकि वोकैबुलरी, ग्रामर है ना, और उसके जो कंटेंट है उनको भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके पढ़ सकें. ठीक है, अगर मान लीजिए किसी टॉपिक के बारे में मेंशन किया है, लाइक अगर G7 आ गया, G20 आ गया है ना, कई बार आप देखते हैं ना ऐसे कुछ टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट आ गया, तो यू कैन रीड अबाउट इट गोइंग बियॉन्ड द आर्टिकल. तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो. एट द सेम टाइम जो वर्ड्स, वोकैबुलरी और जो ग्रामर रूल आए हुए हैं, तो उनको भी आप चेक एंड बैलेंस में रख सकते हो, और साथ ही साथ आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. इफ़ यू आर चूजिंग newspaper for your preparation, you are adding newspaper as a helpful tool in your preparation, तो that will definitely help you because it helped me, तो आपको भी ज़रूर हेल्प करेगा. तो चलिए आज के हम डिस्कशन को शुरू कर देते हैं, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम. सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ वोकैबुलरीज को. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हमारे आर्टिकल में आया हुआ है उनको हम सबसे पहले देख लेते हैं, सो दैट इफ़ वी आर गोइंग टू रीड द आर्टिकल फर्दर तो हमें वर्ड्स की मीनिंग पहले से ही पता रहे एंड डिफ़िकल्टी ना फेस करनी पड़े. ठीक है, कुछ वर्ड्स लिख के लाए हैं यहाँ पे ताकि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए. इसका PDF भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे. उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो इस चीज़ का. तो पहला हमारे पास वर्ड है ओवर रीच. ओवर रीच वर्ड बना है ओवर एंड रीचेस. ठीक है, ये हमारे आर्टिकल का टाइटल भी है. तो रीच का मतलब क्या होता है? पहुंच. और ओवर यानी जब कोई पर्सन को कोई अथॉरिटी मिली है, पावर मिली है, और वो उसके पार चला जाए, बियॉन्ड चला जाए, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओवर रीच. ये नाउन भी होता है एंड वर्ब भी होता है. ओवर रीच का मतलब ट्रांसग्रेस कर जाना, अपनी लिमिट से पार चले जाना, बियॉन्ड चले जाना, दैट इज कॉल्ड ओवर रीच इन वर्ब फॉर्म. बट इन टर्म्स ऑफ नाउन, क्योंकि आर्टिकल में नाउन के फॉर्म में यूज किया गया है, गोइंग बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट्स ऑफ पावर, यानी आपको शक्ति जितनी मिली हुई है, पावर जितना मिला हुआ, अथॉरिटी जितनी मिली हुई है, और अगर आप उसके बियॉन्ड जा करके कोई चीज़ कर रहे हो, दैट इज अ नेगेटिव वर्ड. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ओवर रीच करना. एक्सेस, ओवर स्टेप करना भी आप इसको कह सकते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टेप. आप अपना स्टेप जरूरत से ज़्यादा आगे बढ़ा दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर स्टेप करना. ग्रेवियांस, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड है. तो ये नेगेटिव वर्ड, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. कंप्लेंट होता है इसका मतलब. ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? कंप्लेंट. बट ये नॉर्मल कंप्लेंट नहीं है. अ कंप्लेंट ड्यू टू अनफेयर ट्रीटमेंट, यानी अनफेयर ट्रीटमेंट की वजह से इफ़ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, तो दैट कंप्लेंट विल बी नोन एज ग्रीवियंस. ठीक है, ये ज़्यादातर पब्लिक से जोड़ करके देखा जाता है, या किसी कानून को लेकर के अगर आपका कोई कंप्लेंट है जो कि लंबे टाइम से चलता आ रहा है. ठीक है, लॉन्ग टर्म से चलता आ रहा है. देखिए, जो कंप्लेंट वर्ड है दैट इज अ जनरल टर्म, बट समथिंग दैट इज लॉन्गिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो दैट इज कॉल्ड ग्रीवियंस. डिससैटिस्फैक्शन और रिसेंटमेंट भी आप इसको कह सकते हो. रिसेंटमेंट का मतलब ये होता है पब्लिक एंगर. ठीक है, तो पब्लिक एंगर ऐसे 1-2 दिन में तैयार नहीं होता. इट टेक्स टाइम टू बिकम, है ना, पब्लिक एंगर. फियास्को वन वर्ड के फॉर्म में ये वर्ड बहुत बार पूछा गया. इवन आई हैव गिवन मल्टीपल एग्जाम्स, तो वहाँ पे ये वर्ड कई बार पूछा जा चुका है. स्टार मार्क कर लीजिए आज के आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड. फियास्को का मतलब एक तो होता है फेल्योर. फेल्योर का मतलब यू फेल्ड इन समथिंग, किसी काम को आप पहली बार करने में असफल हो गए, दैट इज कॉल्ड फेल्योर. बट व्हेन फेल्योर इज एडेड विद एम्बैरेसमेंट, यानी आपके चांसेस थे सक्सेसफुल होने के, आपने कहा था कि यू विल सक्सीड इन दिस एट दिस टाइम,
इस बार आप सक्सीड करोगे, बट आप वहाँ पे फेल कर गए, तो दैट इज कॉल्ड फियास्को। बहुत ही बड़ा जो फेल्योर होता है दैट इज कॉल्ड फियास्को। अब फेल्योर कॉजिंग पब्लिक एम्बैरेसमेंट, डिबाकल या ब्लंडर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट वर्ड का मतलब है डाइवर्ट, है ना, डाइवर्ट, डाइग्रेस भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। टू अवॉइड डीलिंग डायरेक्टली विद एन इशू, जब आप किसी चीज़ से डील करने के लिए डायरेक्टली मतलब उस चीज़ से बचने की कोशिश करते हो आप, दैट यू डू नॉट वांट टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू दैट मैटर, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्ट करना। डाइवर्ट करना या इवेड करना, इवेड करने का मतलब ये क्या होता है, बच निकलना कहीं से, ठीक है, एस्केप करना, जानबूझ करके एस्केप करना, दैट इज कॉल्ड इवेट। तो डिफ्लेक्ट वर्ड याद रखिएगा। डाइवर्ट करना, डाइग्रेस करना, डाइग्रेस भी आप लिख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है ना। डाइग्रेस करने का मतलब किसी डिरेल करना भी इसको आप कह सकते हो, ठीक है, डिरेल करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज लेजिटिमेट, ये भी वन वर्ड के फॉर्म में बहुत बार पूछा गया है। जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू रूल्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सही हो, फिट हो रूल्स के हिसाब से, लॉज के हिसाब से या फिर रीजन के हिसाब से। ज़रूरी नहीं है कि रूल्स और लॉज के हिसाब से अगर कोई चीज़ सही है तभी जाकर के वो लेजिटिमेट होगी, अगर वो रीजनिंग के हिसाब से भी है ना, लॉजिक के हिसाब से भी अगर वो चीज़ सही है तो दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेट। ऑथेंटिक, सच्चा, लॉफुल या लीगल भी आप इसको कह ही सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज हाई हैंडेडनेस, यानी जब आप अपनी पावर का यूज़ बहुत ही अरोगेंट वे में करते हो, ठीक है। समवन इफ ही और शी इज़ यूजिंग हिज और हर पावर इन एन अरोगेंट वे, यानी काफ़ी अग्रेसिव होकर के, ऑप्रेसिव मैनर में अगर आप कोई पर्सन अपने पावर का यूज़ कर रहा है जो कि एक मिसयूज होगा, तो दैट इज कॉल्ड हाई हैंडेडनेस। ऑथोरिटेरियनिज्म, ठीक है, ये स्पेलिंग में काफ़ी ज़्यादा वर्ड पूछा जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है काउंटर बैलेंस करना, ठीक है। मान लीजिए कि आपका टारगेट है कि आप 8 घंटे डेली पढ़ोगे, बट आपका सोने का भी फिक्स टाइम है, एकदम आप 6 घंटे सोओगे और 8 घंटे पढ़ाई करोगे और बाकी के काम आप बाकी समय में करोगे आप, ठीक है, जो भी आपकी क्लास वगैरह लेनी है, बाकी सारी चीज़ें भी हो गई। लेकिन किसी दिन अगर आप 6 घंटे की बजाय 8 घंटे सो गए, तो जो और किसी और काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आपने क्या किया, जो आपकी रीडिंग, जो आपकी स्टडी आवर थे उसको आपने मेंटेन करके रखा, तो दैट इज़ आपने क्या किया, ऑफसेट कर लिया, ठीक है। वो जो टाइम आपने सोने की वजह से लॉस किया था उसको दूसरे काम को कॉम्प्रोमाइज़ करके या फिर एडजस्ट करके उसके साथ आपने ऑफसेट कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड ऑफसेट। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ समथिंग निगेटिव, यानी किसी चीज़ की निगेटिव इम्पैक्ट को या इफेक्ट को रिड्यूस करना, कम करना, दैट इज कॉल्ड ऑफसेट करना। काउंटर बैलेंस करना, कंपनसेट करना, न्यूट्रलाइज करना, दिस इज द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, इनको याद रखिएगा, एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। हम चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज रीडिंग द आर्टिकल इटसेल्फ। तो आज का सेकंड आर्टिकल हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। आज का आर्टिकल एयरलाइंस को लेकर के है, ठीक है। सिविक सेंस की बात तो हम हर जगह पे करते ही हैं, आज के टाइम पे तो रील्स भी बनाई जा रही है सिविक सेंस को लेकर के। तो ये जो सिविक सेंस की बात कर रहा है वो फ्लाइट में, अगर आप फ्लाई करते हो, अगर आप फ्लाइट से मतलब बेसिकली आप एयर ट्रैवल करते हो आप, तो वहाँ पे किस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए, और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स निकल करके आए हैं जो कि एक काफ़ी डिस्टर्बिंग एलिमेंट की तरह काम कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्लाइट में ट्रैवल करना तो जानते हैं, बट किस तरीके से उनको बिहेव करना है, किस तरीके से वहाँ के क्रू मेंबर्स के साथ में बात करनी है, किस तरीके से जो भी अगर चीज़ें अनऑथराइज्ड हैं, अगर आपको परमिशन नहीं मिली है यूज़ करने का, तो उसको वैसे ही रखना ज़रूरी है। कुछ लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, तो ये आर्टिकल उसी पे लिखा हुआ है। बट इस आर्टिकल में पता चल रहा है कि एयरलाइंस को वो पावर दी जा रही है कि वो खुद से किसी पर्सन को क्या कर सकते हैं, ऐसे लिस्ट में डाल सकते हैं जो कि है नो फ्लाइंग जोन का, यानी वो पर्सन अब कुछ दिनों तक फ्लाई नहीं कर पाएगा, एयरलाइन इसकी बेनिफिट नहीं ले पाएगा, यानी वो एयर ट्रैवल नहीं कर पाएगा बेसिकली। तो ये जो पावर अमेंडमेंट के थ्रू दिए जाने की बात करी जा रही है एयरलाइंस को, वो कहीं ना कहीं एक एक हाई हैंडेडनेस भी दे देगा, एक एक्सट्रीम पावर भी दे देगा एयरलाइंस को, कि वो जो ट्रू या जो जेन्युइन कंप्लेंट्स होती हैं, जो ग्रीवेंसेस होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वो इग्नोर कर सकते हैं, और उसके नाम पे क्या कर सकते हैं, उसको बेसिकली अगर मान लीजिए किसी पर्सन का अगर रियल प्रॉब्लम है, तो उसको भी वो अनलॉफुल बिहेवियर कह के उसको डिक्लेयर मतलब उस पर्सन को ट्रैवल करने से रोक सकते हैं। तो उसी के बीच में बैलेंस की बात कर रहा है आज का जो हमारा आर्टिकल। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं कि आखिर क्या है मुद्दा। तो फ्लाइट ओवर रीच, यानी फ्लाइट का मतलब फ्लाइंग से रिलेटेड या एयरलाइन से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड ओवर रीच की बात कर रहे हैं, यानी पावर को लिमिट से बियॉन्ड जा करके यूज़ करने की बात कर रहा है। डिसरप्टिव बिहेवियर, यानी डिसरप्ट करने वाले, डिस्टर्ब करने वाले, है ना, परेशान करने वाले जो बिहेवियर होते हैं, जो एक्ट होता है, मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ,
तो इसको कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए, इसको मिक्स नहीं किया जाना चाहिए किसी चीज़ के साथ में, एयरिंग ऑफ ग्रीवेंसेस के साथ में। यानी अगर कोई पर्सन है जिसके जेन्युइन रियल कंसर्न्स है, ठीक है, जिसके कंप्लेंट्स सही वास्तविक में वो सही कंसर्न अगर रेज कर रहा है, तो उसको कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए डिसरप्टिव बिहेवियर से। कई बार होता है ना कि जेन्युइन कंसर्न भी होते हैं जब फ्लाइट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो रियल प्रॉब्लम्स भी होती है। एयरलाइंस कौन से दूध के धुले हैं, ठीक है, दे कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स एज वेल। तो अगर वो जेन्युइन कंसर्न है तो उनको कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए डिसरप्टिव बिहेवियर से। ऐसा नहीं कि उसको आप डिसरप्टिव बिहेवियर डिक्लेयर कर दो और आप उस पर्सन को फ्लाई करने से रोक दो आप, ठीक है। तो आप रियल कंसर्न्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो आप। आगे देखते हैं, और डिस्टर्बिंग फेनोमेनन इन एविएशन, यानी एक जो परेशान करने वाला फेनोमेनन है। फेनोमेनन का मतलब होता है स्पेशल इवेंट, है ना, किसी चीज़ नोटिसेबल इवेंट जो कि एविएशन सेक्टर में आता है, जो कि एयर सेक्टर में आता है। वो क्या है, इज अनरूली पैसेंजर बिहेवियर। वो है एक पैसेंजर का बहुत ही अनलॉफुल तरीके से बिहेवियर, यानी अगर वो बिहेवियर अच्छे तरीके से नहीं करता है, जो भी रूल्स लॉज बनाए गए हैं कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है फ्लाइट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो that is a very disturbing phenomenon in aviation. The International Air Transport Association, यानी जो ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पॉइंट आउट किया है, इंडिकेट किया है, हाईलाइट किया है। पॉइंट आउट का मतलब है इंडिकेट करना, यानी ध्यान खींचा है लोगों का, ध्यान खींचा है दैट की इन 2023 यानी 2023 के अंदर देयर वॉज वन इंसिडेंट, यानी एक घटना थी फॉर एवरी 480 फ्लाइट्स। यानी अगर 480 फ्लाइट्स हो रही हैं, अगर 480 एयरलाइंस अपना फ्लाइट उड़ा रही हैं, तो उनमें से सिर्फ एक फ्लाइट के अंदर ऐसा हुआ है कि वहाँ पे एक मिस बिहेवियर का हमें इंसिडेंट्स देखने को मिला है फ्रॉम ये। और ये एक था कब के टाइम पे, 568 फ्लाइट्स के टाइम पे, जब ये 2022 की बात करें। 2022 में ये नंबर क्या था, 568 फ्लाइट्स में से सिर्फ एक पर्सन ऐसा रहता था, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जहाँ पे अनरूली बिहेवियर देखने को मिला। अनरूली का मतलब होता है अनलॉफुल, ठीक है, जो रूल्स को फॉलो ना करते हुए करे, ठीक है, डिसऑर्डरली मैनर में जो बिहेवियर होता है दैट इज कॉल्ड अनरूली। तो 2022 में ये संख्या थोड़ा अच्छा था, है ना। इन इंडिया के अंदर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी हमारे यहाँ की ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इन्हीं को ये मिला है कारभार की, जो एयरलाइंस को लेकर के रेगुलेशंस लॉज वगैरह बनाने हैं वो यही बनाएंगे। तो इंडिया के अंदर भी जो DGCA है इस प्रपोजिंग, ये प्रपोज कर रहा है, यानी सामने रख रहा है किस चीज़ को, टू अमेंड, यानी चेंज करने को। अमेंड करने का मतलब ऑफिशियल तरीके से किसी चीज़ में बदलाव करना, अमेंड करने को रूल्स को यानी नियमों को, सच दैट, इसलिए ताकि एयरलाइंस कैन डायरेक्टली, जो एयरलाइंस है इंडिगो, एयर इंडिया और भी बहुत सारी जो है ना एयरलाइन की कंपनीज हो गई, ये डायरेक्टली सीधे तौर पे क्या कर सके, इम्पोज कर सके, यानी ज़बरदस्ती फोर्स कर सके और फ्लाइंग बैन को, यानी एक उड़ने को लेकर के नो फ्लाइंग, हाँ फ्लाइंग बैन को, एक उड़ने को लेकर के रोक को ऑफ अप टू 30 डेज, जो कि कितने दिनों का होगा, 30 डेज तक का होगा, ठीक है। तो ये अब जो एयरलाइंस है उनको ही क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगी, अथॉरिटी मिल जाएगी कि वो क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन के ऊपर वो फ्लाइंग बैन लगा सकते हैं, वो भी 30 डेज तक, विदाउट रेफरिंग टू। और ये काम ऐसे नहीं होगा बिना रेफर किए हुए, बिना भेजे हुए इस मैटर को या मामले को टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसको जो भी बिहेवियर को है ना जांच करने का, एग्जामिन करने का, है ना, इंटरोगेट करने का जो भी अथॉरिटी मिला हुआ है, उनको बिना बताए ही वो किसी पर्सन पे 30 दिन का क्या कर सकती है, बैन लगा सकती है, उसको उड़ने से रोक सकती है, उड़ने से फ्लाइट ट्रैवल करने से रोक सकती है। द DGCA, याद रखिएगा, जितने भी गवर्नमेंट या ऑफिशियल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पहले आपको 2 जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये बार बार मैं बताता हूँ तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो एयरलाइंस को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी इंडिया के अंदर हैज़ ब्रॉडन, उन्होंने फैला दिया है, ब्रॉडन का मतलब स्प्रेड कर दिया है, फैला दिया है किसी चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को, यानी उस विचार को, कॉन्सेप्ट को, और कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, अनरूली बिहेवियर का, यानी गलत तरीके से किए जाने वाले बिहेवियर का है, मैनर का है, कंडक्ट का है, टू मतलब इसमें भी मतलब इनके दायरे को बढ़ा दिया बेसिकली विद 6 न्यू कैटेगरीज। और ये काम किया गया है 6 नए कैटेगरीज के साथ में, यानी और भी नए 6 कैटेगरीज को ऐड कर दिया गया है। और वो कैटेगरीज कौन कौन सी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, याद रखिए। तो जब आप भी ट्रैवल करोगे तो थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्मोकिंग ऑन बोर्ड, अगर आप फ्लाइट कर रहे हो, ऑन बोर्ड हो आप, है ना, सवारी कर रहे हो आप फ्लाइट में, तो आप स्मोक नहीं कर सकते, यानी आप धूम्रपान नहीं कर सकते, है ना, सिगरेट वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते आप। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट, अगर डोमेस्टिक फ्लाइट कर ले रहे हो आप, ठीक है, अगर आप कंट्री में ही ट्रैवल कर रहे हो आप, एक जगह से दूसरे स्टेट में या दूसरे सिटी से दूसरे स्टेट में, इंडिया के अंदर ही जा रहे हो आप, तो वहाँ पे अगर आप कंजम्पशन कर रहे हो, अगर आपने सेवन किया अल्कोहल का, तो ये भी कैटेगरीज को अनरूली बिहेवियर के कैटेगरी में डाल दिया गया है। टैम्परिंग विद इमरजेंसी एग्जिस्ट, अगर आप छेड़खानी कर रहे हो किसके साथ में, इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ कर रहे जाने वाली जो एग्जिस्ट होती है, जो गेट्स होती है, अगर उनके साथ में अगर आप थोड़ी बहुत भी टैम्परिंग विद कर रहे हो, टैम्परिंग विद का मतलब होता है बहुत ही गंदे तरीके से बिहेव करना, ठीक है, छेड़खानी करना बेसिकली, कोई सीक्रेट चीज़ जिसको है ना, जो कि काफ़ी सेंसिटिव है, अगर आप उसके साथ कोई छेड़खानी करते हो, दैट इज कॉल्ड टैम्पर विद। अनऑथोराइज्ड यूज़, और जो ये गलत तरीके का यूज़ है,
मतलब बिना परमिशन का जो यूज़ है किसी चीज़ का, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट का, है ना। तो लाइफ को बचाने वाली जो इक्विपमेंट होते हैं, जो यंत्र होते हैं, उनका अगर आप अनऑथराइज से बिना परमिशन के यूज़ करते हो तो ये भी सच एज लाइफ जैकेट। जैसे कि ये इक्विपमेंट कौन होता है, जैसे कि लाइफ जैकेट जो होती है, लाइफ को बचाने वाली जो जैकेट्स, आपको पता ही होगा ये क्या होती हैं, है ना, फ्लाइट वगैरह में, या ये अगर आप शिप वगैरह में भी ट्रैवल करते हो तो ये होती है, वहाँ पे आपको मिला रहता है। तो इसका भी आप अनऑथराइज यूज़ अगर आप करते हो तो वो भी इस कैटेगरी में आ गया, ठीक है, अनरूली बिहेवियर की कैटेगरी में आ गया। इंगेजिंग इन प्रोटेस्ट, और अगर आप इंगेज कर रहे हो, खुद को शामिल कर रहे हो आप कहाँ पे, उन प्रोटेस्ट में या धरनों में या फिर स्लोगरिंग में भी, या फिर अगर आप नारेबाजी भी लगा रहे हो तो ये भी गलत व्यवहार है। एंड अनरूली कंडक्ट, और अगर डिसऑर्डर मैनर में अगर आप कंडक्ट कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, अराइजिंग फ्रॉम, जो कि निकल करके आ रहा है किस वजह से, इंटॉक्सिकेशन की वजह से, नहीं अगर आपने किसी, है ना, ड्रग या अल्कोहल या स्मोकिंग वगैरह, ठीक है, अगर कोई ऐसा कुछ किया है, आपने कोई नशा किया है, उसकी वजह से जो आपकी मेंटल इनस्टेबिलिटी आई है, तो उसको लेकर के अगर आप काफ़ी अजीब सा बिहेव करते हो, कंडक्ट करते हो, तो दैट विल ऑल्सो बी अनरूली बिहेवियर, ठीक है। तो आप देखिए कितने बड़ी चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है। करंटली हाल के टाइम पे, है ना, अगर ये तो अभी प्रपोज्ड चीज़ें हैं, बट अभी करंटली क्या चल रहा है सिचुएशन, एयरलाइंस मस्ट रिपोर्ट, एयरलाइंस को रिपोर्ट करना चाहिए, या रिपोर्ट करना होगा किसको, डिसरप्टिव पैसेंजर्स के बारे में, है ना, जो भी ये डिस्टर्बेंस क्रिएट जो कर रहा है पैसेंजर, जो यात्री है ना, अगर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो इसको रिपोर्ट करना होगा एयरलाइंस को टू एन इंडिपेंडेंट कमिटी। किसको बताना होगा, एक इंडिपेंडेंट कमिटी को बताना होगा, ठीक है। एक ऐसी कमिटी होगी जो कि इंडिपेंडेंट होगी, तो उनको बताना पड़ेगा। हेडेड बाय, जिसको हेड किया जाएगा, जिसको हेड किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता करी जाएगी, किसके द्वारा, एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज के द्वारा, या फिर जिला अधिकारी नहीं, जिला न्यायाधीश या फिर सेशंस न्यायाधीश हो सकते हैं वो, तो उनके द्वारा इसको हेड किया जाएगा। विच विल डिसाइड, जो कि डिसाइड करेंगे, जो कि यह तय करेंगे, क्या तय करेंगे, विद इन, मतलब कितने दिनों में, 45 डेज़ के अंदर ये तय करेंगे, वेदर टू ऐड, कि हाँ या ना, कि ये ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, देम यानी उनको, टू द ऑफिशियल नो फ्लाई लिस्ट, यानी नो फ्लाई लिस्ट में जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए, इसके ऊपर 45 दिनों तक, ये 45 दिनों का टाइम लेकर के ये जो बेसिकली कमेटी है वो डिसाइड करे, डिसीजन लेगी। अनरूली बिहेवियर वुड नाउ बी मॉनिटर, ये जो गलत तरीके से या डिसऑर्डरली, अनरूली का मतलब आप लिख लीजिए डिसऑर्डरली, है ना, केओस मचाने वाला जो बिहेवियर है, चीज़ों को ख़राब करने वाला जो बिहेवियर है, वुड नाउ बी मॉनिटर, अब उसको मॉनिटर किया जाएगा, उसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी एयरलाइंस के द्वारा, यानी फ्लाइट उड़ाने वाली कंपनीज़ के द्वारा, फ्रॉम द चेक इन काउंटर, और कहाँ से, चेक इन काउंटर से, यानी जब से आपने एयरपोर्ट पे चेक इन किया तब से ही आपके ऊपर ये मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगा। ऑल्दो, हालांकि द फोकस इज ऑन फ्लाइट्स, जो फोकस है, जो अटेंशन है, वो ज़्यादातर किसके ऊपर है, किसको लेकर के है, फ्लाइट को लेकर के है। सिंस का मतलब क्योंकि सच बिहेवियर, इस तरीके का जो बिहेवियर है, कैन इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट कर सकता है, इम्पैक्ट का मतलब होता है तुरंत प्रभावित करना, ठीक है। तो ये तुरंत प्रभावित कर सकता है पैसेंजर, यात्री के सेफ्टी की, सुरक्षा को, एंड उसके कंफर्ट को भी, ठीक है। एयर ट्रैवल में लोग इतना पैसा खर्च करते हैं ताकि सेफ्टी के साथ में, और देखिए जो एयरलाइन से भले ही आपको इतने सारे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं ना, अभी जो महाराष्ट्र के आपने वो सीएम है ना, जो डेप्यूटी सीएम है, उनका भी आपने इंसिडेंट देखा, ठीक है। उनकी एयरलाइंस जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश कर गया, बट ये इंसिडेंट्स बहुत ही कम होते हैं। यकीन मानिए, जो जान ये रोड ट्रैवल में, ट्रेन से ट्रैवल करने में जाती है, उसके तुलना में कंपैरेटिवली जो फ्लाई करते वक्त जो आप ट्रैवल करते हो उसमें बहुत ही ना के बराबर होता है, ठीक है। बहुत ही कम होता है, लेस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। अभी आपने एक और भी है ना, एयर इंडिया इंसिडेंट भी देखा होगा, जिसमें बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई थी, बहुत से लोग के, मतलब पूरी की पूरी, है ना, फ्लाई करने वाले लोग की ही जान चली गई थी। दैट वाज आल्सो वेरी सैड, वेरी ट्रैजिक था वो भी, ठीक है। लेकिन ये इंसिडेंट्स बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। आप डेटा निकाल करके चेक कर सकते हो, या फिर पढ़ाई भी, मतलब पढ़ सकते हो इसके बारे में आप, ठीक है। तो सच बिहेवियर कैन इम्पैक्ट पैसेंजर सेफ्टी एंड कंफर्ट, तो इतना सारा पैसा लगा के इसीलिए किया जाता है ताकि सेफ्टी और कंफर्ट के साथ में ट्रैवल कर सके। बट अगर वो कोई और दूसरा इंसान उसको ख़राब करेगा तो डेफिनेटली दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। आगे देखते हैं, इट वुड सीम टॉलरेंस लेवल्स, कह रहा है कि ऐसा लगता है ना, इट वुड सीम मतलब ऐसा लगता है कि जो टॉलरेंस लेवल यानी सहने की जो क्षमता है, ठीक है, पेशेंस जो लेवल है, आर डिपिंग विद, वो नीचे जा रही है, डिप कर रही है इस चीज़ के साथ में, कई सारे इंसिडेंट्स के साथ में, घटनाओं के साथ में, सच एज जैसा कि कैसी घटनाएं, अटेम्प्ट, जो प्रयास किए जा रहे हैं टू ओपन इमरजेंसी एग्जिट, ताकि खोल सके इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ किए जाने वाले डोर को, एंड असेसिंग, और साथ ही साथ पहुंचा जा सके लाइफ सेविंग इक्विपमेंट तक। यानी कई लोग को चुल मची रहती है ना कि वो जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट किस तरीके से काम करता है, मैं तो ऐसे करूँगा, मेरी मर्जी है, बट यू कांट डू दैट, ठीक है। अब आप ट्रेन में, है ना, ट्रेन में या फिर रोड
से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आप जितना मिसबिहेव करना है कर लीजिए, बट यू कांट, क्योंकि वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं रहता ना, अटेंडी कोई नहीं रहता। आप ट्रेन में ट्रैवल करिए, आपको बहुत ही है ना, हालांकि देयर आर अथॉरिटीज़ जो कि अगर आप ज़्यादा नॉट मतलब ज़्यादा अगर आपने तंग डिस्टर्बेंस क्रिएट करी तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। बट ये जो चीज़ें फ्लाइट में ज़्यादा ध्यान रखी जाती है, बिकॉज वहाँ पे लोग पैसा ज़्यादा खर्चते हैं डेफिनेटली, है ना, यू नो दैट, विदाउट अ रीज़न, और ये बिना किसी कारण के करते हैं, ठीक है, वो लाइफ सेविंग बस ऐसे है ना, एंजॉय के लिए करते हैं। रिपोर्ट्स ऑल्सो साइट, यानी जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं, साइट करती हैं पैसेंजर्स अब्यूजिंग क्रू, कि जो पैसेंजर्स हैं वो क्या करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, गलत बिहेव करते हैं क्रू के साथ में। क्रू का मतलब क्या होता है, जो शिप हो गया या फिर एयरलाइन हो गई या कोई फ्लाइट हो गया, ठीक है, उस पर जो काम करने वाले स्टाफ हैं उनको कहते हैं क्रू, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे पैसेंजर क्या करते हैं, क्रू के साथ मिसबिहेव करते हैं, या फिर फेलो ट्रैवलर के साथ भी क्या करते हैं, जो साथ में ट्रैवल करने वाले जो लोग हैं उनके साथ भी मिसबिहेव करते हैं, तो रिपोर्ट ऐसा ही बताती है। एंड द लाउड चांटिंग, और क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत ही तेज़ क्या करी जाती है, चांटिंग करी जाती है, मंत्रोच्चारण करे जाते हैं प्रेयर्स की या फिर भजन्स की, तो ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है, जो कि डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करता है, ठीक है। द अमेंडमेंट्स सीक टू, यानी ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की बात करी जा रही है, जो सुधार करने की बात करी जा रही है, सीक टू एम्पावर, वो कोशिश करता है कि ये एम्पावर कर देगा, यानी और ताकत दे देगा एयरलाइंस को, कंपनीज को, एंड कैबिन क्रू को, और साथ ही साथ कैबिन क्रू को भी, जो ऑन बोर्ड जो स्टाफ होते हैं एयरलाइंस के अंदर, एक्ट इमीडिएटली, ये क्या कर सके, तुरंत काम कर सके, तुरंत एक्शन ले सके। अनलाइक बिफोर, जो कि पहले से बिल्कुल अलग था। पहले क्या होता था, व्हेन सच बिहेवियर, कि इस प्रकार के जो बिहेवियर रहा करते थे, इस प्रकार का जो व्यवहार रहता था लोगों का, वॉज ओवरशैडोड, उनको ओवरशैडो कर दिया जाता था, इग्नोर कर दिया जाता था, बाई लेंदी नो फ्लाई लिस्ट प्रोसीजर्स के द्वारा, यानी जो नो फ्लाई लिस्ट में ऐड करने का काम था लोगों का, है ना, और वो जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो काफ़ी लेंदी था, तो इसीलिए लोग अवॉइड, मतलब यहाँ के जो क्रू थे वो अवॉइड करते थे ऐसी सिचुएशन को, ठीक है। इवन जो पायलट होते हैं ना, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्रू, ये भी ध्यान रखिएगा। दैट फोकस्ड ऑन मोर, जो कि, और ये जो बेसिकली नो फ्लाई लिस्ट में किसको ऐड करा, किसको फोकस में रखा जाता था, ये फोकस था, यानी इसका ध्यान था ज़्यादातर उन सीरियस इश्यूज़ की तरफ, सच एज नेशनल सिक्योरिटी। अगर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के कोई खतरा है ना, कोई टेररिस्ट हो गया या फिर कोई, है ना, कोई ऐसा पर्सन हो गया जो कि लिटरली, है ना, सिक्योरिटी को लेकर के खतरा पैदा कर सकता है, तो ये उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रख के उनको नो फ्लाई लिस्ट में ऐड किया जाता था। वेदर द प्रपोज्ड चेंजेस, हाँ या ना, वेदर का मतलब क्या होता है, हाँ या ना, कि ये जो प्रपोज्ड है ना, ये जो प्रस्तावित जो चेंजेस हैं, बदलाव करने की बात करी जा रही है, वो डिलीट, वो लेकर के आएगा या नहीं हाई हैंडेडनेस को, है ना। हाई हैंडेडनेस का मतलब क्या हुआ, वही पावर का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़, है ना, ऑपरेसिव तरीके से यूज़, दैट इज कॉल्ड हाई हैंडेडनेस। एंड ऑफसेट, और ये ऑफसेट करेगा या नहीं, बैलेंस करेगा या नहीं, उस बैलेंस को, संतुलन को, जो कि है पावर को लेकर के, यानी शक्ति को लेकर के, अथॉरिटी को लेकर के, पैसेंजर और एयरलाइन स्टाफ के बीच में, तो ये काम करेगा कि नहीं, ये क्या है, इज़ अ मूट पॉइंट है, यानी ये एक डिबेटेबल मुद्दा है, ठीक है। मूट पॉइंट का मतलब क्या हुआ, डिबेटेबल टॉपिक है, इशू है ये। एविएशन एक्सपर्ट्स स्ट्रेस, यानी जो एविएशन को जानने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ज्ञाता हैं, ये स्ट्रेस करते हैं, यानी स्ट्रेस का मतलब यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, दैट की, क्या हाईलाइट करते हैं, दैट की द कैबिन क्रूज प्राइमरी रोल, यानी जो स्टाफ होते हैं एयरलाइंस के अंदर, उनका अहम रोल क्या होता है, मुख्य काम क्या होता है, वो होता है फ्लाइट सेफ्टी, यानी फ्लाइट सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, ये इनका प्राइमरी रोल रहता है। हाउएवर, हालांकि क्रेडिबल आर्ग्यूमेंट, एक जो ट्रस्ट वर्दी या जो रिलायबल जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, जो तर्क दिया जाता है किसके खिलाफ, अगेंस्ट द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, यानी जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं इनके खिलाफ जो एक क्रेडिबल आर्ग्यूमेंट है, वो डिसाइड, वो क्या करेगा, साइट करेगा, यानी नाम ले सकता है ये द इंडिगो फियास्को, यानी इंडिगो के टाइम अभी पता होगा आपको कि अभी इंडिगो ने क्या किया था, फ्लाइट ही कैंसिल कर दी थी बहुत सारे नंबर्स में, ठीक है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हुई थी। तो ये जो फेल्योर था, बहुत ही बड़ा डिजास्टर था, तो ये अमेंडमेंट्स के खिलाफ अगर आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है। वेयर, जहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पे द एयरलाइंस रिस्पॉन्स, यानी इस एयरलाइन का, इंडिगो का जो रिस्पॉन्स था, जो जवाब था, किसको लेकर के, पायलट डिप्लॉयमेंट रूल को लेकर के, यानी जो DGCA ने कुछ रूल्स बनाए थे पायलट के नंबर्स को लेकर के, ना, कि पायलट्स को किस तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा, उसको लेकर के कुछ कानून बनाए गए थे। तो जो इनका रिस्पांस था वॉज फाउंड, उसको पाया गया, उनके रिस्पांस को पाया गया टू बी इन्फ्लुएंस्ड, कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित था बाई रेवेन्यू कंसिडरेशन, यानी पैसे को लेकर के। रेवेन्यू कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट मोटिव से ये काम किया गया था, ये पाया गया अभी। लीडिंग टू मच एंगर, लेकर के आते हुए किस चीज़ को, बहुत ही ज़्यादा गुस्से को, अमंग पैसेंजर, यानी पैसेंजर्स के बीच में, यानी लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुए थे। तो डेफिनेटली इनके जेन्युइन कंसर्न भी फिर हो ही सकते हैं पैसेंजर्स के। इट वुड सीम, ऐसा लगता है, दैट की द अमेंडमेंट्स वुड इम्पावर, यानी जो बदलाव किए जाएंगे ऑफिशियल तरीके से, वो इम्पावर कर देंगे, यानी
और भी शक्तिशाली बना देंगे किसको, एयरलाइंस को, इन कंपनीज को, अगेंस्ट अनरूली बिहेवियर, यानी किसके खिलाफ, अनरूली बिहेवियर के खिलाफ, अराइजिंग फ्रॉम, जो कि निकल करके आ रहे होंगे कहाँ से, लेजिटिमेट एंगर से, यानी अगर जस्टिफाइड गुस्सा भी होगा पैसेंजर्स का, और किसको लेकर के, अनफेयर प्रैक्टिस को लेकर के, प्रैक्टिसेस को लेकर के टू, है ना। तो जो अनफेयर ट्रीटमेंट को लेकर के, प्रैक्टिसेस को, यानी गलत यूज़ को लेकर के जो कि है, अगर उसके खिलाफ कोई लेजिटिमेट एंगर भी आता है लोगों का, तो उसको भी क्या किया जाएगा, अनरूली बिहेवियर की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जो कि जेन्युइन कंसर्न हो सकते हैं। सो इसलिए वाइल द अमेंडमेंट, जबकि ये जो अमेंडमेंट्स हैं, जो बदलाव हैं, मे बी नेसेसरी, वो हो सकते हैं, ज़रूरी हो सकते हैं इन द ओवरऑल इंटरेस्ट, अगर हम टोटल इंटरेस्ट की बात करें, और इंटरेस्ट किसका है, फ्लाइट सेफ्टी का। अगर फ्लाइट सेफ्टी के लिए काम किया जा रहा है तो डेफिनेटली ये ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अ स्मूथ पैसेंजर एक्सपीरियंस, और किस चीज़ के लिए, एक बहुत ही अच्छे तरीके से कंफर्टेबल मैनर में पैसेंजर के एक्सपीरियंस के लिए, कि अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस क्या हो, बहुत ही स्मूथ हो, कंफर्टेबल हो, तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है अमेंडमेंट, हो सकता है। दे शुड नॉट सर्व, तो इनको सर्व नहीं करना चाहिए अमेंडमेंट्स को, दे यहाँ पे है अमेंडमेंट्स के लिए, दे शुड नॉट सर्व, इनको काम नहीं करना चाहिए अदर पर्पज, यानी इनको कोई और पर्पज फुलफिल नहीं करना चाहिए। जैसा कि क्या हो सकता है, ये और पर्पजेस क्या हो सकते हैं, जैसा कि डिफ्लेक्टिंग पैसेंजर ग्रीवियंसेस, जो कि डिफ्लेक्ट करने का काम है, दूसरे डायरेक्शन में भेजने का काम है पैसेंजर की ग्रीवियंसेस को, पैसेंजर की रियल कंप्लेंट्स को। वन सेफ गार्ड वुड बी, एक जो सुरक्षा को लेकर के जो मेजर होगा वो क्या होगा, वुड बी टू मेक, की वो होगा कि आप बना दो एक डिस्टिंक्शन को, यानी एक डिफरेंस को, और डिफरेंस किसके बीच में होगा, बिटवीन अनरूली, यानी अनरूली के बीच में, डिसऑर्डरली बिहेवियर के बीच में, ऑन द ग्राउंड, जो कि उस टाइम पे होगा, ऑन द ग्राउंड यानी वास्तव में होगा, वर्सेस डिसरप्टिव बिहेवियर, यानी इन दोनों के बीच में एक क्लियर डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, और फ्लाइट के दौरान, ठीक है। तो अनरूली बिहेवियर की डिफिनेशन आप अच्छे तरीके से बता दीजिए, और डिसरप्टिव बिहेवियर के बारे में भी आप अच्छे तरीके से बता दीजिए, क्लियर डिस्टिंक्शन कर दीजिए। डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, है, डिफरेंशिएशन कह सकते हो आप इसको, तो ये करना बहुत ही अच्छा रहेगा। सेफ गार्ड्स आर नीडेड, जो सुरक्षा को लेकर के जो मेजर्स हैं, आर नीडेड, इनकी ज़रूरत होती है, टू अलाउ, ताकि अलाउ किया जा सके रेड्रेस को, यानी रेमेडी को, अगेंस्ट एयरलाइन ओवररीच। और ये रेड्रेस, अगर मान लीजिए एयरलाइंस अगर अपनी पावर का, है ना, एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए डेफिनेटली इस प्रकार के जो सेफ गार्ड्स हैं ना, ये जो अभी बात करी गई सेफ गार्ड्स की, है ना, वन सेफ गार्ड, तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अच्छे तरीके से ट्रैवलिंग होनी चाहिए, चाहे वो एयर हो चाहे ट्रेन हो, बट आप किसी एक चीज़ को ठीक करने के चक्कर में किसी दूसरे को एम्पावर इतना ना कर दीजिए कि फिर जेन्युइन कंसर्न्स को ही इग्नोर कर दिया जाए, ठीक है। तो ये, और इंडिगो का एग्जाम्पल भी अच्छे तरीके से दिया था कि इंडिगो ने किस तरीके से प्रॉफिट मोटिव के साथ में डीजीसीए के कुछ नियम को मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है। दिस वॉज फाउंड, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आर्टिकल में भी बताया था, ठीक है। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आज के। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अंडरस्टूड, यानी इन चारों में से किसको समझा जा सकता है अबाउट द रिवाइज नो फ्लाई रूल्स, यानी ये जो फिर से नए नो फ्लाई रूल्स बनाने की बात करी जा रही है, इससे क्या समझा जा सकता है। तो एयरलाइन क्या कर सकती है, डायरेक्टली इंपोज कर सकती है फ्लाइंग बैन्स को अप टू 30 डेज, बिल्कुल एयरलाइंस के पास ये पावर आ गई कि वो 30 डेज तक क्या कर सकते हैं। अभी ये प्रपोज्ड है, तो ये इसके आने के बाद क्या होगा कि अगर सब कुछ सही चला और ये पास हो गया बिल, है ना, ये अगर कानून अमेंडमेंट कर दिया गया इस रूल के अंदर, मतलब इस रूल में ऐड कर दिया गया एयरलाइंस को लेकर के जो है, तो ये फिर क्या कर सकते हैं, 30 डेज तक एयरलाइंस ही बैन कर सकते हैं किसी पर्सन को फ्लाई करने से। ऑल डिसरप्टिव बिहेवियर, जितने भी डिसरप्ट करने वाले बिहेवियर हैं वो क्लियरली एंड नैरोली डिफाइंड है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, काफ़ी ब्रॉडन है और अनक्लियर भी है, ठीक है, पता चल रहा था। द अमेंडमेंट में इंक्रीज एयरलाइन पावर ओवर पैसेंजर, यानी जो अमेंडमेंट, जो सुधार किए जा रहे हैं वो एयरलाइन की पावर को पैसेंजर्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो एक ये बैलेंस, पावर ऑफ बैलेंस में डिसरप्शन देखने को भी मिल सकता है। तो ये हमारा पहला और तीसरा आंसर सही हो जाएगा, पहला और तीसरा आर करेक्ट, ठीक है। ऑल डिसरप्टिव बिहेवियर इज क्लियरली और नैरोली डिफाइंड, ऐसा नहीं है, बहुत ही ब्रॉड तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट द आर्टिकल टोन, यानी इस आर्टिकल के टोन को लेकर के क्या समझा जा सकता है, क्या समझ सकते हो आप, क्या इन्फर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के मीनिंग को समझना। तो इट सपोर्ट्स हिडन मीनिंग को समझना, इट सपोर्ट्स, ये सपोर्ट करता है आर्टिकल स्ट्रिक्टर रूल्स को विदाउट रिजर्वेशन, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉर्न्स अगेंस्ट मिसयूज ऑफ एक्सपांडेड पावर्स, है ना, ये वार्न करता है मिसयूज़ को लेकर के जो कि ये बढ़ी हुई पावर का, बिल्कुल इस तो बात करी ही थी। इट कॉल्स फॉर बैलेंसिंग सेफ्टी विद फेयरनेस, बिल्कुल इसकी भी बात करी थी। तो दूसरा और तीसरा हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
द आर्टिकल सजेस्ट, ये जो आर्टिकल है वो सजेस्ट करता है दैट लेजिटिमेट ग्रीवियांस में, यानी लेजिटिमेट जो ग्रीवियांस है, जो प्रॉब्लम्स, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, ऑलवेज जस्टिफाई डिसरप्टिव बिहेवियर, ऐसा नहीं है, बी इग्नोर्ड फॉर फ्लाइट सेफ्टी, नो, बी रॉन्गली कैटेगराइज्ड एज अनरूली बिहेवियर, बिल्कुल इनको गलत तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, लिस्ट किया जा सकता है, किस तौर पे, अनरूली बिहेवियर के तौर पे, यानी डिसरप्शन पैदा करने वाले बिहेवियर के तौर पे, तो ये हो सकता है, ठीक है। जो लेजिटिमेट कंसर्न्स होंगी उनको भी अनरूली बिहेवियर में कैटेगराइज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एच देता है एयरलाइंस को। द मेंशन ऑफ द इंडिगो इंसिडेंट, ये जो मेंशन किया गया था इंडिगो के साथ जो घटना हुई थी, तो ये प्राइमरली क्या बताता है, किस चीज़ के बारे में मेंशन करता है, प्रेज एयरलाइन इफिशिएंसी, नो, इलस्ट्रेट हाउ रेवेन्यू कंसर्न्स में इन्फ्लुएंस डिसीजंस, बिल्कुल यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। वो जो रेवेन्यू कंसिडरेशन की बात करी थी तो वही बात कर रहा है, इलस्ट्रेट करता है यानी हाईलाइट करता है किस तरीके से जो रेवेन्यू को लेकर कंसर्न्स होती हैं वो डिसीजंस को क्या कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती है, उनके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ये हमारा आंसर बी हो जाएगा। एंड आज के आर्टिकल से कुछ क्वेश्चंस, डिफ्लेक्ट का आपको साइनोनिम बताना है, ठीक है, कि इसका क्या साइनोनिम होता है, लेजिटिमेट की एंटोनिम बतानी है आपको, लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, लीगल, लॉफुल, जो लॉ के तहत हो, ठीक है। एंड अ कंप्लीट एंड एम्बैरसिंग फेल्योर, उसको हम क्या कहते हैं, एफ से शुरू होता है, एफ होता है, डी होता है, और इसका एंटोनिम भी ज़रूर सर्च करिएगा, ठीक है, एंटोनिम में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है, सर्च करके देखिएगा इसका एंटोनिम क्या होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड इसका पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे, ठीक है, दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे अपने एक पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ दिस इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेटफॉर्म इफ़ यू वांट टू यूज़ इट इन अ गुड मैनर, तो इसको भी आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे भी हम आपको इंटरेस्टिंग तरीके से वर्ड्स और इडियम्स सिखाने की कोशिश करते हैं, दैट कैन बी अ गुड वे टू लर्न, है ना, सीखने के लिए आप जो भी तरीके फॉलो करते हो, हाँ, दैट यू नो मेथड शुड बी गुड, अच्छा होना चाहिए और हेल्पफुल होनी चाहिए। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्वेश्चंस का आंसर भी ज़रूर करते रहिए, ऐसे ही हम धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को एनहांस करेंगे। एंड यकीन मानिए कि न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए तो ये आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाने का काम कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।